गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को। बच्चे ये इस तरीके का दिखाई देता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी कि दो कॉलम एक साथ लगे हों तो इसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता क्या है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें किसी भी आइटम का स्कोप या दायरा बताता है, यानी कि यदि हमने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया है, कोई फंक्शन डिफाइन किया है, तो उस वेरिएबल का क्या दायरा है, क्या उसकी सीमाएं हैं, कहाँ तक उसका एग्जिस्टेंस है। उसी तरीके से किसी फंक्शन को हमने लिखा है तो उस फंक्शन का कहाँ तक दायरा है, क्या उसकी सीमाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि स्कोप बताता है किसी भी ऑपरेटर का, कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें ये बताता है किसी भी आइटम का दायरा क्या है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? यूज़ ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम देखते हैं। सबसे पहले है सेम नेम का जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए नाम का लोकल वेरिएबल और ए ही नाम का ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है, तो लोकल वेरिएबल को तो हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, बट यदि हमें ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। स्लाइड में हम आगे देखेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। सेकंड, इसका यूज़ है फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए। बच्चे आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफाइनिंग ए फंक्शन आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास। फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन को क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं। तो जब फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया जाता है तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। थर्ड पॉइंट है बच्चे नेस्टेड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। नेस्टेड क्लास क्या होती है बच्चों? हल्का सा ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी स्लाइड्स में बताएंगे। यदि एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन किया जाए तो जो अंदर डिफाइन की गई क्लास है उसे नेस्टेड क्लास बोलते हैं। तो यदि उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी ऑप्शन है कि क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए यदि क्लास में हमने कोई मेंबर डिफाइन किया है, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, वो हमने स्टैटिक टाइप का डिफाइन किया है, तो यदि उसको एक्सेस करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। इन चारों यूज़ को हम एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से बच्चे। सबसे पहले आता है हमारे पास लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना, यानी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया है इंक्लूड iostream.h, आप जानते हैं हेडर फाइल है। इंक्लूड conio.h, आप जानते हैं हेडर फाइल है। iostream वो हेडर फाइल है जिसमें सी आउट और सी इन जो हमारे फंक्शन है उनकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल में लिखी गई है, इसलिए इसे ऐड किया है। दूसरा conio.h, ये वो हेडर फाइल है जिसमें हमारे getch नाम के फंक्शन की डेफिनेशन लिखी गई है। मैंने आपको बताया था सी आउट और getch हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी जा चुकी है किसी न किसी हेडर फाइल में। तो जब हम इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में तो इन फंक्शंस की डेफिनेशन जिन हेडर फाइल में लिखी गई है उन हेडर फाइल को यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चे, फिर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया गया यहाँ ए, उसके आगे उसका रिटर्न टाइप क्या, उसका डेटा टाइप क्या दिया है मैंने? इंटीजर। ए एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और उसकी वैल्यू हमने सेट कर दी 10। बच्चे ये है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिन्हें फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाता है। ये देखो कोई फंक्शन नहीं है इससे पहले, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से पहले इसको डिफाइन किया गया है, यानी ये कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है। फिर हम आए वॉइड मेन, हमने फंक्शन स्टार्ट किया, मेन फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट किया, हमने एक और ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जिसका डेटा टाइप भी इंटीजर है और उसकी वैल्यू कितनी है? 20। ये वेरिएबल है बच्चों लोकल वेरिएबल, इसे फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे? जो ये ए नाम का वेरिएबल है यहाँ पर, ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, इसका दायरा इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के अंदर ही है, इसके बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बट जो ये इंटीजर A10 है उसको हम इस फंक्शन मेन फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो दायरा है वो ग्लोबल है। इसको पूरे प्रोग्राम में, जब तक हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इस वेरिएबल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस समझ में आया बच्चों? a=20 को हम इस ब्रैकेट के बाहर कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी a=20 की तो उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि a=20 इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर ही हमेशा यूज़ किया जाएगा, उसके बाहर इसका अस्तित्व नहीं है। बट जो इंटीजर a=10 लिखा हुआ है वो ग्लोबली डिफाइन किया गया है, वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, वो किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो उसका कोई दायरा नहीं है, उसको कहीं पर भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, चाहे किसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर लो चाहे किसी फंक्शन के बाहर यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इंटीजर a=20 लिखा हमने लोकल वेरिएबल, फिर हमने सी आउट में लिखा लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू के बाद यहाँ कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जो यहाँ वेरिएबल लिखा जाएगा इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। हमने लिखा है ए, यदि हम खाली ए लिखते हैं तो कौन सा वेरिएबल एक्सेस होगा, लोकल वेरिएबल, और इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर 20। फिर हमने लिखा सी आउट इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल इज इक्वल टू, यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जो चीज़ यहाँ लिखी जाएगी। तो यहाँ हमने सिंपल ए ना लिखकर हमने क्या लिखा है, देखो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ ए को लिखा है। यानी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को क्या क्या करेगा, वो ये ढूंढ रहा है कि ए नाम का कोई वेरिएबल है और वो कैसा वेरिएबल होना चाहिए, ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए। तो जो कंप्यूटर हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर इस ए की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। वो सर्च करेगा किसी ग्लोबल वेरिएबल को, तो ए नाम का ग्लोबल वेरिएबल यहाँ मिल जाएगा 10, उसकी वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, 10 वैल्यू हमें यहाँ प्रिंट हो जाएगी। गेट ch करके हम बाहर आ गए और जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए कैसे लिखा आएगा, लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू खाली ए लिखा हुआ है, तो लोकल वेरिएबल जो होगा ए उसकी वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी। यहाँ आउटपुट में देखो प्रिंट हो गई लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू 20। फिर उसके बाद हमने प्रिंट करवाया स्क्रीन पे ग्लोबल वेरिएबल इज इक्वल टू, यहाँ किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जो चीज़ यहाँ लिखी होगी। यहाँ हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ वेरिएबल का नाम यूज़ किया है ए, इसीलिए हमारा जो कंपाइलर है वो किसको ढूंढेगा, एक ऐसे वेरिएबल को ढूंढेगा ए नाम के वेरिएबल को जो ग्लोबल वेरिएबल हो। तो वो इस लोकल वेरिएबल को स्किप कर देगा और किसको ढूंढेगा, ए नाम की ग्लोबल वेरिएबल को। इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो 10 वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ प्रिंट हुई है ग्लोबल वेरिएबल इज इक्वल टू 10। एक नोट ध्यान रखेंगे बच्चे, हम जब सिर्फ ए को कॉल किया जाएगा तो कौन सा वेरिएबल मिलेगा, हमें लोकल वेरिएबल मिलेगा। जब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ ए को कॉल किया जाएगा तब हमें कैसा वेरिएबल मिलेगा, हमें ग्लोबल वेरिएबल मिलेगा। बच्चों अब समझ में आया लोकल और ग्लोबल वेरिएबल बच्चों आपको। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए। बच्चों हमने फिर प्रोग्राम स्टार्ट किया, iostream.h हेडर फाइल, conio.h हेडर फाइल। उसके बाद क्लास स्टूडेंट नाम की क्लास बनाइए, क्लास का नेम है, हमारी क्लास है स्टूडेंट नाम की। पब्लिक हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है। वॉइड रिजल्ट नाम का देखो हमने एक फंक्शन बनाया है, वॉइड उसका रिटर्न टाइप है और इसकी डेफिनेशन हम बाहर लिखेंगे, क्लास के बाहर लिखेंगे, इसीलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया, सेमीकोलन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब हम किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के अंदर लिखते हैं तो सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं हम। बट जब हम किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के बाहर लिख रहे होते हैं तो उसको सेमीकोलन लगाकर हम टर्मिनेट करते हैं। फिर हमने देखो क्लास को बंद कर दिया और क्लास के आगे सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पर क्लास स्टार्ट हुई थी, यहाँ क्लास बंद हो गई, क्लास के अंदर डेफिनेशन नहीं लिखी। अब हम डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे, क्लास के बाहर। क्लास के बाहर जब डेफिनेशन लिखेंगे तो बच्चों उसका सिंटेक्स होता है किसी चीज़ को लिखने का, सबसे पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है वो लिखा जाएगा, फिर वो किस क्लास का फंक्शन है वो लिखा जाएगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे हम और उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कैसे काम कर रहा है। रिजल्ट नाम का फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड, देखो हमने वॉइड लिखा। उसके बाद ये फंक्शन किस क्लास का फंक्शन है, क्लास नेम लिखना है ना, कौन सी क्लास का फंक्शन है, स्टूडेंट, ये हमने क्लास का नाम लिखा। फिर हमने क्या लगाया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देखो ये लिखा हुआ है स्कोप रेजोल्यूशन हमारा ऑपरेटर लगाया हमने। उसके बाद हमने किसका लिखा, फंक्शन का नेम, यही लिखा हुआ था, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम। तो सबसे पहले हमने फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा जो कि वॉइड है। उसके बाद वो फंक्शन किस क्लास का फंक्शन है, स्टूडेंट नाम का फंक्शन है, स्टूडेंट नाम की क्लास का फंक्शन है तो क्लास का नेम लिखा। फिर हमने लगाया स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद हमने लिखा फंक्शन का नेम। अब हम ब्रैकेट लगाकर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो हमारा रिजल्ट नाम का जो फंक्शन है वो क्या डिफाइन किया उसमें हमने कि वो क्या प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पे, रिजल्ट इज गुड। जब भी रिजल्ट को कॉल किया जाएगा फंक्शन को तो वो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवा देगा, रिजल्ट इज गुड। यहाँ हमने फंक्शन की डेफिनेशन को बंद कर दिया, हमने वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट किया। यदि हमें रिजल्ट नाम के फंक्शन को एक्सेस करना है तो हमें पहले उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिजल्ट कौन सी क्लास में लिखा हुआ है, स्टूडेंट नाम की क्लास में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट नाम की क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया जो क्या है एस। अब हमें किसको कॉल करना है, रिजल्ट को कॉल करना है जो कि फंक्शन है स्टूडेंट नाम की क्लास का, तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल कर सकते हैं। एस डॉट रिजल्ट को हमने कॉल किया, गेट्स ch। जैसे ही एस डॉट रिजल्ट को कॉल करेंगे सीधे हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ जाएगा, रिजल्ट की डेफिनेशन पे। रिजल्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवा दो, रिजल्ट इज गुड। रिजल्ट इज गुड प्रिंट हो जाएगा और फिर उसके बाद गेट ch। तो देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या दिखाई देगा, रिजल्ट इज गुड, ये हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गया। तो बच्चे आप समझ रहे हैं कि जब भी हमें किसी फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के बाहर डिफाइन करनी होती है तो उसका सिंटेक्स कैसे है, रिटर्न टाइप, सबसे पहले उस फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड। उसके बाद क्लास का नेम, किस क्लास का वो फंक्शन है, स्टूडेंट हमने लिखा। उसके बाद क्या लगाएंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर
और उसके बाद उस फंक्शन का नेम जिसकी डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं क्लास के बाहर। तो ये फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए हमें सेकंड हमारा एग्जांपल जब हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, टू डिफाइन ए क्लास इनसाइड अनदर क्लास। एक नेस्टेड क्लास की बात हमने की थी कि एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को यदि लिखा जाता है तो उसके जो अंदर लिखी गई क्लास है उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो देखते हैं बच्चे, यदि एक क्लास किसी दूसरी क्लास के अंदर लिखी जाती है तो उसे नेस्टेड क्लास कहा जाता है। नेस्टेड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से प्रोग्राम को समझते हैं बच्चों। दो हेडर फाइल हमने यूज़ की है। देखो ये हमने क्लास है, क्लास का नेम है फर्स्ट, ये हमारी पहली क्लास, इसका नाम है फर्स्ट दिया हमने। क्लास का ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद पब्लिक हमारा क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद हमने ए नाम का क्या लिया है, मेंबर वेरिएबल। उसके बाद देखो बच्चों हमने सेकंड क्लास, यहाँ एक और क्लास डिफाइन कर दी जिसका नाम है सेकंड। ये पहली क्लास थी फर्स्ट और ये दूसरी क्लास है सेकंड। ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ बंद होगी, आउटर क्लास यहाँ से यहाँ बंद होगी। उसके बीच में हमने एक और क्लास को डिफाइन कर दिया जो कौन सी क्लास है हमारी, सेकंड क्लास। तो देखो क्लास का नाम दिया हमने सेकंड, ब्रैकेट स्टार्ट किया उसका, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है हमारा। उसके बाद एक नम नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, मेंबर वेरिएबल, और एक फंक्शन ले लिया शो डेटा जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। यानी जो सेकंड नाम की क्लास है उसमें एक तो मेंबर वेरिएबल है और दूसरा क्या है, मेंबर फंक्शन है। अब ये जो सेकंड नाम की क्लास है ये क्लास किसके अंदर लिखी गई है, फर्स्ट नाम की क्लास के अंदर लिखी गई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड क्लास बोलेंगे कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास डिफाइन की गई है तो वो नेस्टेड क्लास है। ये हमारी आउटसाइड क्लास हो जाएगी और ये हमारी इनसाइड क्लास हो जाएगी। क्लास के अंदर क्लास, ये बाहर की क्लास जिसके अंदर दूसरी क्लास डिफाइन की गई है। अब हम देखते हैं कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का काम कहाँ आता है। हम वॉइड मेन में गए, देखो हमने इस क्लास को बंद किया तो यहाँ भी सेमी कॉलन लगाया है, जब हमने इस क्लास को बंद किया तो यहाँ भी हमने सेमी कॉलन लगाया है। क्लास को बंद करने से पहले हमें क्या लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है। हम वॉइड मेन में गए, ब्रैकेट स्टार्ट किया। जब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, फर्स्ट क्लास का जो आउटर क्लास है, तो आसानी से बन जाएगा। कैसे बना देते हैं ऑब्जेक्ट, हमको पता है, क्लास का नेम लिखेंगे और उसके आगे स्पेस देके जो भी लिखेंगे वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट बच्चों जब हमें सेकंड क्लास, ये जो क्लास है नेस्टेड क्लास है, इनसाइड क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हम डायरेक्टली नहीं बना सकते कि सेकंड लिखा और उसके आगे जो भी लिखा वो ऑब्जेक्ट बन गया। नहीं, पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि जो ये इनसाइड क्लास है ये कौन सी क्लास के अंदर है, ये किस इसकी आउटसाइड क्लास कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आउटसाइड क्लास का नाम, किस क्लास के अंदर है ये क्लास, फर्स्ट नाम की क्लास। देखो फर्स्ट क्लास के अंदर है ना ये क्लास, तो पहले उस क्लास का नाम लिखा, फिर हमने यूज़ किया स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद हमने इस क्लास का नाम लिखा सेकंड, स्पेस दे के जो भी लिखेंगे वो इस सेकंड क्लास का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सेकंड क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, सेकंड स्पेस एस लिखकर नहीं बना सकते जैसे कि हमने फर्स्ट का बनाया था, फर्स्ट स्पेस एफ देकर। उसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पहले ये बताना पड़ेगा कि ये क्लास कौन सी क्लास के अंदर लिखी गई है। तो हमें ये पता है कि सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के अंदर लिखी गई है, तो पहले फर्स्ट क्लास का नाम लिखा जाएगा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, फिर लिखेंगे सेकंड क्लास जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और स्पेस देकर जो भी लिखेंगे वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यदि बच्चों अब हमें ये शो डेटा को कॉल करना है, मान लो फंक्शन है जो कि सेकंड क्लास का फंक्शन है, तो हम इजीली कॉल कर सकते हैं एस डॉट शो डेटा। अब हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है सेकंड क्लास का, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं एस डॉट शो डेटा को। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट को, जो नेस्टेड क्लास है, अंदर डिफाइन की गई है किसी भी दूसरी क्लास के। जो फाइनल हमारा यूज़ है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का वो है क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए। स्टैटिक मेंबर वो होते हैं जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। एक प्रोग्राम में समझते हैं बच्चों, हेडर फाइल यूज़ की, दूसरी हेडर फाइल यूज़ की, हमारी क्लास का नेम स्टूडेंट, पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिया है और देखो इसके आगे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया बच्चों, क्योंकि मैं इसकी डेफिनेशन क्लास के अंदर ही लिखूंगा। देखो क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ ख़त्म हो गई, तो ये रही डिस्प्ले की डेफिनेशन, मैंने इसके अंदर ही डेफिनेशन लिख दी, वॉइड डिस्प्ले लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पे दिस इज डिस्प्ले फंक्शन। वैसे ही दूसरा मैंने फंक्शन लिया रिजल्ट नाम का जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, बट उसके आगे देखो बच्चों क्या लगा हुआ है, स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है। स्टैटिक का मतलब है ये कैसा फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है। अब ये स्टैटिक फंक्शन की डेफिनेशन भी हमने यहाँ लिख दी, ये उसकी डेफिनेशन है। ये क्या करेगा, स्टैटिक फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा दिस इज स्टैटिक फंक्शन। जो रिजल्ट है वो क्या प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पे, रिजल्ट नाम का फंक्शन दिस इज ए स्टैटिक फंक्शन, और डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्या प्रिंट करवाएगा, दिस इज डिस्प्ले फंक्शन।
बट जो हमारा रिजल्ट नाम का फंक्शन है वो किस टाइप का है, देखो वो हमारा स्टैटिक टाइप का फंक्शन है। आइए उसके बाद हमने क्लास को बंद कर दिया सेमीकोलन लगा के। अब हम देखते हैं कि कैसे इन फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन को एक्सेस करना है, डिस्प्ले को और रिजल्ट को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट नाम की क्लास का क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आइए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, स्टूडेंट, और उसका स्पेस देकर एस लिखा, एस क्या बन गया उस क्लास का, ऑब्जेक्ट। जब हमें डिस्प्ले को कॉल करना है, डिस्प्ले हमारा नॉर्मल फंक्शन है, तो नॉर्मल फंक्शन कैसे कॉल होता है, ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नेम, और ये हमारा कॉल हो जाएगा। बट जब बच्चों हमें स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना होता है तब हम कैसे लिखते हैं, हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करते, हमें कैसे लिखना होता है, उसके लिए सिंटेक्स है हमारे पास ये लिखा हुआ। सबसे पहले क्लास का नेम, जिस क्लास का वो स्टैटिक फंक्शन है, और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद फंक्शन का नेम। तो देखिए रिजल्ट जो हमारा फंक्शन है किस टाइप का स्टैटिक फंक्शन है, वो कौन सी क्लास में है, स्टूडेंट क्लास में। तो सबसे पहले क्लास का नेम लिखा हमने स्टूडेंट, उसके बाद क्या लगाया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर हमने फंक्शन का नेम लिखा जो है रिजल्ट। इससे अब हमारा रिजल्ट नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। इससे बच्चों हमारा रिजल्ट नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है उसका काम कहाँ हमें मिला, जब हमें किसी भी एक फंक्शन को कॉल करना है वो जो किस टाइप का हो, स्टैटिक टाइप का हो। यदि रिजल्ट नॉर्मल फंक्शन होता तो हम डायरेक्टली उसको एस डॉट रिजल्ट से कॉल कर लेते, बट रिजल्ट हमारा नॉर्मल फंक्शन नहीं है। कैसा फंक्शन है, उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, तो वो स्टैटिक फंक्शन है। उसको कॉल करने के लिए हमें पहले क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमें उस फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा स्टैटिक फंक्शन का जिसे हम कॉल करना चाहते हैं, और गेट ch। तो हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होके आएगा। पहले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया था, डिस्प्ले फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, दिस इज डिस्प्ले फंक्शन, तो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे दिस इज डिस्प्ले फंक्शन। उसके बाद हमने किसको कॉल किया, रिजल्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया जो स्टैटिक था, उस वो क्या प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पे, दिस इज स्टैटिक फंक्शन, तो दिस इज स्टैटिक फंक्शन। पहली बार प्रिंट होगा दिस इज डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले की मदद से, उसके बाद प्रिंट होगा दिस इज स्टैटिक फंक्शन रिजल्ट फंक्शन को जब हमने कॉल किया। बच्चों ये थे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के यूज़। आप इस वीडियो को देखिएगा, इसके साथ मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ आपको, आप उस पीडीएफ से नोट्स में इन एग्जांपल्स को लिखिएगा। आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, स्टे सेफ, स्टे होम।